मार्केट गपशप एक हमारा खास कार्यक्रम में ऐसा सेगमेंट है जिसमें हम हल्के फुल्के अंदाज से आपके सामने सारी बातें रखने की कोशिश करते हैं। ये ऐसी चीज़ें होती है जिसमें हम कोशिश करते हैं कि आपके पास वो सारी अहम जानकारी भी मिल जाए, लेकिन किसी तरह का तनाव ना हो। सोमवार से शुक्रवार आते आते मार्केट इतना थका देता है, शरीर से भी और दिमाग से भी, कि कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें समझने की हिम्मत नहीं होती है। इसलिए बहुत ही आसान से हल्के फुल्के शब्दों में हम आपके सामने कोई ना कोई ऐसा टॉपिक लेके आते हैं जो आपकी रोज़मर्रा की ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट से सरोकार रखता है। पिछली बार आपको ध्यान होगा हमने बात की थी डिविडेंड की, आपके सामने 3 सिनेरियो रखे थे डिविडेंड के, और आज डिविडेंड से हटकर लेकिन आपके शेयरों के लिए सबसे ज़रूरी अहमियत वाला हिस्सा प्रमोटर्स की होल्डिंग, प्रमोटर्स, ये सब पे हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। मेरे सहयोगी सौमित भी मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम सारी डिटेल लेंगे। साथ ही 2 मेहमान मेरे साथ होंगे, आज उनसे भी हम चर्चा करेंगे। तो अगले आधे घंटे के लिए हमारे साथ जुड़िए और हल्के फुल्के अंदाज में जरा समझ लीजिए कि प्रमोटर और प्रमोटर से जुड़ा हुआ काम क्या होता है। सौमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं और सौमित से हम 2 चीज़ें पता करेंगे। सौमित से पहले ये बात पता करेंगे कि प्रमोटर्स आखिरकार क्या होता है, और दूसरा फिर उनसे ये भी पता करेंगे कि आखिरकार जो प्रमोटर्स हैं वो अपने होल्डिंग्स को खरीदते और बेचते क्या हैं। अच्छा, सौमित से हम बातचीत करें। सौमित, इससे पहले मैं आपको जरा एक पॉइंट मैं आपके सामने और क्लियर कर देता हूं। होता क्या है कि आप शेयर की होल्डिंग में ना 3-4 लोग इन्वॉल्व होते हैं। एक प्रमोटर होता है, एक एफआईज होता है, एक डीआईज होता है, एक पब्लिक होती है, इसके अलावा एक अदर सेगमेंट भी होता है। तो आप ये सोच सकते हैं कि एक ही शेयर के कितने हिस्सेदार हैं। तो उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो कंपनी को अमूमन खोलता भी है या उसके अंदर राइट भी रखता है, सबसे बड़ा होल्डर होता है अमूमन, ज़्यादातर शेयर में हम चेक करते हैं वो प्रमोटर ही होता है। इसलिए अगर होल्डिंग में सबसे बड़ा प्रमोटर ही है तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब सौमित मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सौमित, पहले तो आप हमको ये बताइए जरा, ये प्रमोटर की होल्डिंग किसी भी शेयर में ज़्यादा या कम होने का क्या मतलब है? प्रमोटर होल्डिंग कितनी इंपॉर्टेंस रखती है किसी भी शेयर के चुनाव करने में? और दूसरा, ये खरीदते और बेचते क्यों हैं? जब एक बार कंपनी खुल गई तो फिर क्यों खरीदना, फिर एक बार कंपनी में हिस्सेदारी ले ली फिर क्यों बेचना? तो एक फेमस कोट से मैं शुरुआत करना चाहूँगा, जो कि एक लेजेंडरी इन्वेस्टर पीटर लिंच ने कहा था। अब उन्होंने ये कहा है कि इनसाइडर, जो इनसाइडर का मतलब ये है कि प्रमोटर या कंपनी के एम्प्लॉयज़, इन लोग कंपनी के शेयर्स क्यों खरीदते हैं। अब खरीदने के पीछे एक ही मकसद हो सकता है, वो है वो चाहते हैं कि शेयर प्राइस ऊपर जाए। बेचने के पीछे तो काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं, खरीदने के पीछे एक ही रीज़न होगा, और वो है कि वो शेयर प्राइसेस चाहते हैं कि ऊपर जाएगा आगे के टाइम पे, और इसीलिए इनसाइडर्स कंपनी में शेयर खरीदते हैं। अब इनसाइडर्स में आ जाते हैं प्रमोटर। अब प्रमोटर जब कंपनी के शेयर्स यूजुअली खरीदता है, इसके 2 मीनिंग होते हैं। इधर वो कंपनी के शेयर प्राइसेस को काफ़ी अंडरवैल्यूड समझ रहा है अपने हिसाब से, या कोई एक बड़ा पॉजिटिव चीज़ या पॉजिटिव चीज़ हो सकती है कंपनी में आगे चल के, ऐसा उसका मानना है, ऐसा जनरल मार्केट परसेप्शन है। अब अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर ही है जो कंपनी को ओन करता है, जो बिजनेस चला रहा है, जो इंडस्ट्री को सबसे अच्छे से जानता है, उसके पास सारे फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होते हैं कि क्या हो रहा है कंपनी में, क्या मार्केट में हो रहा है। तो शायद अगर उसने शेयर्स खरीदे हैं कंपनी में, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स काफ़ी स्ट्रांग है, कोई मार्केट डायनामिक्स चेंज हो रहा है जिसके वजह से कंपनी को बेनिफिट हो सकता है शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी। तो इन शॉर्ट फाइनेंशियल बेनिफिट हो सकता है, शेयर्स अंडरवैल्यूड होने का पीछे एक रीज़न हो सकता है, और आगे जाके लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स भी काफ़ी स्ट्रांग है, ये भी एक रीज़न हो सकता है। बट कोई केसेस में हमने ऐसा भी देखा है कि प्रोमोटर्स सिर्फ शेयर प्राइसेस को बूस्ट करने के लिए जो है शेयर्स ओपन मार्केट से खरीदते रहते हैं, जबकि एक्चुअली कोई फंडामेंटल रीज़न नहीं है शेयर पे बुलिश होने के कारण, बट सिर्फ शेयर प्राइस को बूस्ट करने के लिए भी प्रोमोटर शेयर खरीदते रहते हैं। बट उसके अलावा और भी काफ़ी सारे रीजंस हैं जो मैंने भी आपको बताया। तो ये सारे रीजंस यूजुअली आ जाते हैं जब प्रोमोटर एक शेयर को खरीदता है ओपन मार्केट से। ठीक है सौमित, जितना हम समझ पाए हैं आपसे, आप शायद ये बात बता रहे हैं कि प्रमोटर्स एक तो होल्डिंग लेके रहता है अपनी, दूसरा उसको जब जब मौका लगता है वो अपनी होल्डिंग को बढ़ाता है और घटाता है, जिसको टिपिकली हम बायबैक भी कह सकते हैं कि जो अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहा होता है शेयर चलते समय उसको बायबैक कर देता है। एक और चीज़ आपसे समझनी है, जरा आप उसको भी रोशनी डालिएगा क्योंकि प्रमोटर से जुड़ा हुआ है। कई बार हम चर्चा सुनते हैं कि प्रमोटर का प्लेज पड़ा हुआ है, वो शेयर गिरवी रखता है। तो शेयर गिरवी रखने की जरूरत क्या, वो बेचता क्यों नहीं है उस माल? जब उसको पैसे चाहिए तो प्लेज क्यों करता है? और ये प्लेज का पूरा मामला क्या है, पूरा माजरा क्या है? जब कोई इन्वेस्टर हो
वो ये चेक करेगा कि प्रमोटर की होल्डिंग है 70%, यानी शेयर में भागीदारी 70% है, और फिर प्लेजिंग को भी चेक करना चाहिए क्या? प्लेजिंग एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्रोमोटर होल्डिंग में। अब यूजुअली एक प्रोमोटर शेयर्स को क्यों प्लेज करता है? क्योंकि शायद उसके कुछ रीपेमेंट्स, डेट रीपेमेंट्स हो सकते हैं, या उसके कुछ दूसरे इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं प्राइवेट बिजनेसेस में। अब उस इन्वेस्टमेंट्स को करने के लिए उसे कुछ ना कुछ बैंक से लोन लेना पड़ सकता है, जिसके लिए उसे कोलैटरल लगेगा। तो यूजुअली वो ये लिस्टेड कंपनीज के जो शेयर्स है उसको एज अ कोलैटरल रखते हैं बैंक के सामने, बैंक के साथ, और उसके सामने वो पैसा उठाते हैं मार्केट से, और उसी को वो अपने शायद प्राइवेट बिजनेस में अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूजुअली ये यूज़ करते हैं। इसी कारण वो शेयर्स को प्लेज करते हैं। अब शेयर्स को प्लेज करना यूजुअली नेगेटिव नहीं होता है, क्योंकि नेगेटिव जनरल मार्केट परसेप्शन अगर हम देखें तो नेगेटिव माना जाता है, बट नॉट नेसेसरी ये नेगेटिव होना ही चाहिए। बिकॉज अगर कंपनी के शेयर्स में काफ़ी सेफ्टी ऑफ मार्जिन है तो कोई इश्यू नहीं होता है यूजुअली इसमें। बट इसको नेगेटिवली कब देखा जाता है? जब एक शार्प शेयर प्राइस में हमें फॉल देखने मिलता है, तब यूजुअली क्या होता है, अगर समझिए कि मैंने 100 रुपये के शेयर प्राइसेस में शेयर्स को प्लेज किया था, बट बैंक उसका कम वैल्यू पे उसको मार्केट वैल्यू देगी। तो मतलब अगर 100 का शेयर प्राइस है तो बैंक ने उसको 75 पे वैल्यू किया होगा। अगर अब शेयर प्राइस 75 टच कर देता है तो यूजुअली बैंक वो माल को बेच देगी ओपन मार्केट में। तो इसी कारण ये थोड़ा नेगेटिव हो जाता है। अगर शेयर प्राइसेस एक कंपनी के कंटिन्यूसली फॉल होने लगे तो ये प्लेजर्स एक इशू बन जाता है और एक नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट कर देता है शेयर होल्डर्स के, इन्वेस्टर्स के दिमाग में। बट यूजुअली अगर शेयर प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है तो अगर प्रोमोटर ने शेयर्स प्लेज किए हैं तो उसे नेगेटिव तरीके से नहीं लेना भी सही होगा। ठीक है, मोटा मोटी अगर हम ज़्यादा इसको बाहरी तरीके से ना समझें और बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो आप ये बात कह रहे हैं कि एक तो प्रमोटर की होल्डिंग चेक कर लो कि प्रमोटर कितनी होल्डिंग लेके बैठा है। ज़्यादा होल्डिंग का मतलब कामकाज ठीक है, प्रमोटर अपनी कंपनी में ट्रस्ट रखता है। और दूसरा, अगर वो प्लेज नहीं है यानी शेयर गिरवी नहीं पड़े हुए तो ये तो और काम की बात है। खैर, आगे बढ़ जाते हैं। अब मेरे साथ दो मेहमान और जुड़ रहे हैं, जरा उनसे भी हम चर्चा करेंगे उसी हल्के फुल्के अंदाज में, और जरा समझेंगे कि ये प्रमोटर्स की होल्डिंग का घटना बढ़ना, इनकी इंपॉर्टेंस कितनी होती है। मेरे साथ दो मेहमान हैं। डॉक्टर रवि सिंह पिछली बार भी हमारे शो में जुड़े थे, और हमने इनको इसलिए डॉक्टर नहीं बोलते क्योंकि ये इन्होंने PhD की है और इंटेलिजेंस है, बल्कि हम इनको इसलिए भी डॉक्टर बोलते हैं क्योंकि ये वैसे ही समझाते हैं जैसे एक डॉक्टर आपको बताता है कि नहीं, इतनी दवा आपको खानी है और ऐसे आपको करना है और ऐसे आपको नहीं करना है। दूसरा, मेरे साथ विजय चोपड़ा जी जुड़े हैं। इनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस मेरे को नहीं लगता मार्केट में किसी इन्वेस्टर को समझाने का और बताने का होगा। विजय जी को मैं तो तब से जानता हूँ जब विजय जी मतलब ये समझिए कि जब इंडस्ट्री हमारी शुरू ही हो रही थी ब्रोकरेज की, उस समय विजय जी एक्टिव हैं। तो इससे ज़्यादा एक्सपीरियंस किसी के पास नहीं हो सकता इन्वेस्टर्स थेरेपी को समझने के लिए। तो मेरे साथ दोनों दिग्गज जुड़ चुके हैं, डॉक्टर रवि सिंह भी हैं और विजय जी भी हैं। वैसे मैं जय और विजय भी बोल सकता है, जय वीरू भी बोल सकता है, लेकिन रवि वीरू बोल देते हैं आज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रवि जी, पहले आपसे शुरू करता हूं मैं। ये प्रमोटर की होल्डिंग ज़्यादा होना अच्छी है, प्रमोटर की होल्डिंग ठीक ठीक होना अच्छी है? सेबी ये कहता है 75% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो कौन सा ब्रैकेट ज़्यादा ठीक होता है, 60-70% वाला या 75 वाला? छोटे शेयरों के अंदर होल्डिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, बड़े शेयरों में होल्डिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? अगर प्रमोटर ही सारा लेके बैठा है तो फिर दूसरे लोग कहाँ हैं? तो जरा इसको हमको जरा समझाइए आप। देखिए, हर बार एक अच्छा टॉपिक लेके आते हैं। पहली बात तो डिप्टी जी और आपकी टीम को बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि आपने जो प्रोग्राम स्टार्ट किया है, लास्ट प्रोग्राम जो आपने किया था डिविडेंड को लेकर के, उसका इतना हमें इतने मेल आए हैं तो मैं समझ सकता हूँ कि आपका आगे का कितना ग्रोथ है और कितना आपको लोग फॉलो करते हैं। आज का भी टॉपिक आपने एकदम यूनिक रखा है और ऐसा रखा है जिसमें बहुत से इन्वेस्टर को कंफ्यूजन होता है। तो हम लोग इसको स्टार्ट करें। आपका जो सवाल है उस पर अगर आते हैं तो आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, सबसे बड़ी बात है, सेबी ने 75% से की होल्डिंग इसलिए कर दी क्योंकि बहुत से टाइम पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रमोटर की होल्डिंग 80 होती थी और शेयर सिर्फ कुछ इन्वेस्टर को ही, रिटेल इन्वेस्टर को मिलते थे। लेकिन इसका फायदा भी है, नुकसान भी है। फायदा इसलिए है क्योंकि कोई भी प्रमोटर, पहली बात है कि ये नहीं चाहता कि उसका शेयर जो है वो नीचे आए, वो चाहता है कि हमेशा शेयर ऊपर बढ़ता रहे। और इस वजह से एक वर्ड इसमें यूज हो जाता है जिसे हम कहते हैं कि थोड़ा मैनिपुलेशन होता था, और बाइंग और सेलिंग इटसेल्फ कई लोग मिलकर कर लेते थे, जिससे कि शेयर प्राइस बढ़ जाते थे। और जो 10-20% इन्वेस्टर घुसते थे उनको हमेशा नुकसान आता था, क्योंकि वो जब तेजी
न्यूज आती थी तो उस समय एंट्री नहीं कर पाते थे, जब एंट्री करते थे तो ऑलरेडी तेजी हो चुकी होती थी और वहां पर प्रमोटर अपना माल बेच लेता था और इन्वेस्टर को नुकसान होता था। इसीलिए सेबी इस रूल को लेकर आया कि 75% से किसी भी हाल में यहाँ पर होल्डिंग जो है। अच्छा, ओके, ठीक है। तो एक बार हम रवि जी से वापस से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं उसे, लेकिन वो बहुत अच्छे से समझा रहे हैं कि हाँ ठीक है, सारे के सारे मैटर्स क्यों हमको देखने चाहिए, गौर से फरमाना चाहिए। देखिए, अर्निंग और लर्निंग दो कंसेप्ट है मार्केट के अंदर। अगर आपके पास अर्निंग है तो आप लर्न भी करेंगे, और आपके लर्निंग है तो आप पक्का अर्न भी करेंगे। विजय जी इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये सूची जब भी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ना, ये सारे वो शेयर्स की है जहाँ पे जून महीने के अंदर प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है। हमने वो सूची भी आपके लिए निकाल रखी है जहां पे प्रमोटर्स ने हिस्सेदारी को कम भी किया है। लेकिन एक बार विजय जी से हम कनेक्ट होके जरा ये आइडिया ले लेते हैं कि प्रमोटर कितनी रेलेवेंस रखता है इस पूरी प्रोसेस के अंदर, जब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कर रहे होते हैं। विजय जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। ये प्रमोटर्स की इंपॉर्टेंस कितनी है सर शेयर होल्डिंग पैटर्न में? उसमें तो एफआईज भी है, डीआईज भी है, पब्लिक भी है, अदर्स भी हैं, तो प्रमोटर की इंपॉर्टेंस कितनी, ज्यादा, कम, प्लेज, नॉन प्लेज, ये सब कुछ जरा बताइए आसान भाषा में। डिम्पी, बड़ा ही वैलिड सवाल है ये कि प्रमोटर्स का इंपॉर्टेंस क्या है। जो कंपनी को चला रहा है, रन कर रहा है, स्पीयर हेड कर रहा है, और उसकी होल्डिंग यदि कम होती जाती है तो ऐसा कहा जाता है देयर इज नो स्किन इन द गेम। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, बहुत साल पहले की बात है, आई थिंक शायद आप ही ने मुझसे पूछा था सुजलॉन के बारे में। उस समय तुलसी टांटी प्रमोटर हुआ करते थे। तुलसी टांटी जी की शेयर होल्डिंग निश्चित रूप से हम देख रहे थे कि हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम होती जा रही थी। वो अपना जो स्टेक होल्डिंग है वो बेचे जा रहे थे या प्लेज करे जा रहे थे, उसकी वजह से उनका पर्सनल होल्डिंग कम होता जा रहा था। सुजलॉन कभी मार्केट का डार्लिंग होता था, बहुत लोग पसंद किया करते, रिन्यूएबल एनर्जी का बादशाह हुआ करता था, और वहां से चलते चलते हमने देखा कि लगभग ये पेनी स्टॉक बन गया। क्यों? क्योंकि प्रमोटर की होल्डिंग जो है वो निरंतर कम होती चली गई, और उसके कारण से जो इन्वेस्टर कम्युनिटी थी उसको ये लगने लगा कि जब मालिक का ही कुछ इसके अंदर मालिकाना नहीं बचा, मैं दोबारा से बोलता हूँ, मालिक का ही कुछ मालिकाना नहीं बचा, तो जो शेयर होल्डर है, जो कि अपने आप को एक पार्ट मालिक मानता है कंपनी में, जो कहता है कि मेरा भी इस कंपनी में हिस्सेदारी है, तो उसका क्या फायदा? और चला कौन रहा है कंपनी को, डिसीजंस कौन ले रहा है, ग्रोथ पाथ कौन सेट कर रहा है, स्ट्रेटजी कौन देख रहा है? तो जब प्रमोटर जो कंपनी को शुरू करता है वो एक हर तरीके से इम्पोर्टेंट होता है कंपनी में। और चाहे कई बार ऐसा होता है कि प्रमोटर्स जो हैं वो बुजुर्ग हो जाते हैं, तो उनकी नेक्स्ट जनरेशन आ जाती है, जो हमने टाटास में, बिरलास में देखा, या और बहुत सारे फैमिली रन बिजनेसेस में हम देखते हैं, तो वो चाहे वो डाबर हो, तो कई बार ऐसा होता है कि प्रमोटर होल्डिंग डाइल्यूट ही नहीं होती है। डाबर जैसी कंपनी को देखें जो करीब 100-125 साल की हिस्ट्री रखती है, तो जो डॉक्टर बर्मन जहां से उन्होंने शुरू किया था कलकत्ते से, वहां से लेके अब तक 3 जनरेशंस हो चुकी हैं, और अभी तक हम देख रहे हैं कि उनकी प्रमोटर होल्डिंग डाइल्यूट नहीं हुई है। कंपनी के जो डिसीजंस हैं, स्ट्रेटजी है, वो अभी भी प्रमोटर्स ही डिसाइड करते हैं। तो प्रमोटर की होल्डिंग जो आपने पूछा डिम्पी, बहुत ज्यादा आवश्यक है। जहां पे आपको प्रमोटर होल्डिंग कहीं पर भी 51 से कम होती दिखे, तो एक बार मेरे ख्याल से एक रेड फ्लैग है। अगर आपको प्लेज्ड परसेंटेज बढ़ती हुई दिखे तो एक रेड फ्लैग है, क्योंकि जो कंपनी है वो अपने बिजनेस से पैसा नहीं जुटा पा रही है, उससे प्रॉफिट्स नहीं बना पा रही है, इस कारण से उसको प्लेजिंग करनी पड़ रही है। और शेयर प्लेजिंग जनरली मैंने देखा है कि सबसे बाद में होती है, जब आप अपनी प्रॉपर्टीज को, करंट असेट्स को या किसी भी असेट को प्लेज करके ख़त्म कर देते हैं, तो फाइनली आपको अपना स्टॉक्स को प्लेज करके पैसा आप उठाते हैं, और ये थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है। अभी हमने देखा वेदांता के ऊपर रेड फ्लैग उठे, क्योंकि उनकी प्रमोटर होल्डिंग कम थी और प्लेजिंग बहुत ज़्यादा थी, और इसी कारण से वेदांता जैसे दिग्गज जो एक निफ्टी शेयर है उस पर भी सवाल उठ गए थे, और बहुत सारे फंड्स अदानी एपिसोड के बाद बहुत ज़्यादा स्केप्टिक हो गए थे। तो मेरा ये मानना है, मैं दोबारा से आसान शब्दों में ये बोलना चाहता हूँ कि आप हमेशा प्रमोटर की होल्डिंग देखें, यदि कम होती दिखे तो रेड फ्लैग है। चलिए ठीक है, ये बढ़िया करे, आपने बता दिया झंडे के हिसाब से रेड फ्लैग किसको कहेंगे, जहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग की 51% से कम हो रही है, प्लेज एक दाग की तरह है, ये नहीं बढ़ना चाहिए ज़्यादा, तो ये भी एक रेड फ्लैग की तरह रहेगा। दूसरा, प्रमोटर कौन है और उनकी कितनी होल्डिंग है और कितने समय से है, ये भी जरूर चेक कर लेना। जैसे डाबर साहब को बता रहे थे,
अभी बर्मन जी फैमिली का बता रहे थे डाबर कंपनी के अंदर विजय जी। अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि मेरे सहयोगी सौमित भी हैं। सौमित, आपके मन में भी सवाल चल रहा होगा ना कुछ, तो पूछ डालिए, दोनों मेहमान तो हैं ही हमारे सामने। विजय जी, आपसे मेरा ये सवाल रहेगा, चूंकि आप मार्केट में इतने सालों से हैं, आपने पास्ट में कोई ऐसा इंस्टेंस देखा है जहां पे प्रमोटर सिर्फ कंपनी के शेयर्स खरीद रहा था क्योंकि शेयर प्राइस को बूस्ट करना था और कोई एक्चुअली फंडामेंटल रीजन नहीं था? और अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो यूजुअली इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए ऐसे टाइम पे? देखिए, ये मार्केट में रिगिंग होती है, ये बात ओपनली मैं कहना चाहता हूँ, इस पे पूरा देश सुन रहा है कि मार्केट में रिगिंग होती है और कई बार प्रमोटर्स ही करते हैं। ये भी बात एक सच है। उसके लिए रेगुलेटर बैठा हुआ है, सेबी ने बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस बना के रखे हैं, जहां पे ये लोग कॉन्स्टेंटली चेक करते रहते हैं कि जो अगर मान लीजिए स्टॉक में ऊपर नीचे कुछ ज्यादा मूवमेंट हो रहा है तो वो उसका रीजन प्रमोटर तो नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रमोटर ही खुद अपना स्टॉक खरीद के ऊपर लेके जा रहा हो। दूसरी चीज, बहुत बड़ी कंपनियां, विप्रो, टीसीएस, एचसीएल, ये बड़ी बड़ी कंपनियां चाहे टेक्नोलॉजी साइड की हों या और बहुत साइड दूसरे इंडस्ट्रीज की हों, ये खुद बायबैक करते हैं। और जैसे विप्रो में बायबैक आया हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि कई जब स्टॉक प्राइस नीचे होता है और कंपनी की बुक्स पे कैश होता है और वो उसको डिप्लॉय करना चाहते हैं, तो वो अपनी शेयर होल्डिंग को बोल्स्टर करते हैं कि ये अच्छा मौका है कि हम थोड़े से मार्केट से शेयर खरीद लेते हैं एक अमुक रेट पर। उससे ये होता है कि जो शेयर होल्डिंग है जो प्रमोटर की, वो बढ़ जाती है और वो निचले भाव पे उसको ले लेते हैं। और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि प्रमोटर्स कई बार अपना स्टेक हल्का फुल्का बेचकर पैसा रेस करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको कंपनी के ऑपरेशंस चलाने के लिए इमीडिएटली फंड की रिक्वायरमेंट होती है। तो चाहे वो आप अपना स्टॉक किसी म्यूचुअल फंड को दे दें या किसी बड़े फंड को दे दें या किसी प्राइवेट इक्विटी प्लेयर को दे दें, तो बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं। और ये बुरा नहीं है, क्योंकि हर चीज के लिए आपको बैंक के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही बैंक के पास जाते हैं तो बुक्स पे डेट दिखाई देता है। तो जिस प्रमोटर के पास 75% है, मान लीजिए उसने 3%, 4% को डाइल्यूट किया, वो फिर भी 71% होल्ड करता है और उसके पास जो पैसा चाहिए वो आ जाता है बिजनेस रन करने के लिए। मान लीजिए स्टॉक में कभी गिरावट या करेक्शन होती है, यही प्रमोटर्स वापस बायबैक कर लेते हैं। ये तो है हेल्दी तरीका। मगर ये बात हमने देखी है कि कई बार प्रमोटर्स स्टॉक रिगिंग करने की कोशिश करते हैं और ऐसे तमाम एग्जांपल्स हैं हमारे पास। आई थिंक ये फोरम नहीं है ये बात करने का कि जहां पर सेबी ने बहुत सारे प्रमोटर्स को पकड़ा है और वो कंपनी कहीं की नहीं रही क्योंकि उसमें स्टॉक रिगिंग हो रही थी। ओके, ठीक है, यानी कि सावधानी ही है आपको जो थोड़ा रखना पड़ेगा, बट लेकिन मैटर बहुत संजीदा है, इसलिए एक एक चीज़ को बड़े गौर से सुनिएगा और सारी की सारी चीज़ें हम हल्के फुल्के अंदाज में आपके सामने रख रहे हैं। रवि सिंह भी हमारे साथ हैं और सौमित भी हैं, वो रिसर्च करके पूरे मैटर को लेके आए हैं और विजय जी तो हमको बहुत अच्छे से बता भी रहे हैं और अपने एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। अब सौमित, एक मिनट के लिए वापस आपके पास ही आ रहा हूँ। जरा मेरे को सारी सूची दिखा सकते हो, बता सकते हो जून महीने में प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है? अगर उसके पीछे का कोई रीज़न हो ना तो वो भी हाथों हाथ बताना। और एक और चीज़, जब आप वो शेयर्स निकाल रहे थे कि कितने शेयर्स उन्होंने खरीदे हैं, टोटल होल्डिंग कितनी होगी, अगर आपके पास वो डाटा भी तो वो भी हाथों हाथ बता देना। जून महीने में अभी सबसे ज़्यादा शेयर्स जिस कंपनी के प्रमोटर्स ने खरीदे हैं वो है GMR एयरपोर्ट्स। इनके प्रमोटर्स ने करीब 45 लाख शेयर्स खरीदे हैं। और एक बात यूजुअली मैं बता देता हूँ पहले ही, अगर आप उसे एंटायर शेयर होल्डिंग के परसेंटेज के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बहुत ही छोटा परसेंट होता है यूजुअली, बट ओवर द पीरियड अगर वो कंटिन्यूसली बाई किए जा रहे हैं तो एक सब्सटैंशियल लिमिट हो जाता है। बट अभी तक जो हमने देखा है वो ऑब्वियसली 0.1% से लोअर ही है मोस्ट ऑफ द केसेस में, इसलिए परसेंटेज अभी के लिए हम थोड़ा साइड में रख देते हैं। बट अगर नंबर ऑफ शेयर्स वाइज अगर हम देखें तो GMR एयरपोर्ट्स के प्रोमोटर ने करीब 45 लाख शेयर्स खरीदे। अब एक पोटेंशियल पॉजिटिव रीजन ये हो सकता है क्योंकि एयर ट्रैफिक काफ़ी बढ़ रहा है इंडिया में, तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ ऑप्शन है GMR एयरपोर्ट्स के लिए, प्लस उसके डेट भी कम हो रहे हैं और नए एयरपोर्ट्स भी ओपन अप हो रहे हैं। तो ये एक थोड़ा पोटेंशियल पॉजिटिव रीजंस है GMR एयरपोर्ट्स के लिए। अडानी पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो वहाँ प्रोमोटर्स ने करीब 20 लाख शेयर्स खरीदे। अभी सबको याद है कि अडानी के शेयर प्राइसेस में काफ़ी एक शार्प करेक्शन देखने को मिला था, प्लस पोर्ट वॉल्यूम का जो आउटलुक है ग्रोथ का वो भी काफ़ी स्ट्रांग है, तो ये पोटेंशियल पॉजिटिव रीजंस हो सकते हैं। अब संगम इंडिया की अगर हम बात करें तो वहाँ पे प्रोमोटर्स ने करीब 15 लाख शेयर्स खरीदे हैं। रिसेंटली एक बड़े इन्वेस्टर मधु केला जी ने भी कंपनी में हिस्सेदारी खरीदी थी और उसके पहले ही ये 15 लाख शेयर्स की बाइंग हमें प्रमोटर की तरफ से देखने मिली थी। इडलवाइज फाइनेंशियल्स,
इस कंपनी में भी 15 लाख शेयर्स, करीब 14.9 लाख शेयर्स प्रमोटर्स ने खरीदे हैं और ये डीमर्जर होने के बाद खरीदे, तो शायद बिजनेस आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है कंपनी के लिए आगे चल के। बट अभी तक कुछ ऐसा बड़ा अनाउंसमेंट कंपनी की तरफ से तो नहीं आया है, तो ये देखने वाली बात होगी। फिर माइंडस्पेस REIT की अगर हम बात करें तो वहाँ पे करीब 14.5 लाख यूनिट्स खरीदे, क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, इसमें यूनिट्स होते हैं, शेयर्स नहीं, तो करीब 14.5 लाख यूनिट्स खरीदे हैं प्रमोटर्स ने। टाइम टेक्नोप्लास्ट में 5 लाख शेयर्स खरीदे हैं प्रमोटर्स ने, और IRB इंफ्रा जिसमें काफ़ी अच्छा टोल ग्रोथ देखने मिल रहा है हमें, उसमें भी प्रमोटर्स ने करीब 5 लाख शेयर्स खरीदे हैं अब तक जून के महीने में। ओके, ठीक है, पूरी लंबी सूची आपको बता दी है आप सौमित ने, और इसमें ये भी बताया कि इसके पीछे की रीजनिंग क्या हो सकती है। रवि जी, ये पूरी लिस्ट हम ना आपके सामने फिर से शेयर कर देते हैं। GMR से एयरपोर्ट से लेके अडानी पोर्ट, इसके अलावा संगम इंडिया, टाइम टेक्नोप्लास्ट, IRB इंफ्रा, ये कुछ एक शेयर्स हैं जहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग बड़ी है। हाँ, लाखों में है ज़्यादातर शेयर्स। आप बता पाएंगे आपको इसमें से कौन सा ज़्यादा शेयर ठीक लगता है? देखिए, जिसमें प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ी है, खास तौर से डिब्बे जी इन स्टॉक्स को अगर कंपैरिजन करते हैं तो मुझे इसमें से 3 स्टॉक्स बहुत ही बेहतरीन लगते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर GMR इंफ्रा को देखें, जिसमें कि 45 लाख शेयर होल्डिंग बढ़ी है, लेकिन आप ये भी देखिए कि ओवरऑल इसके फंडामेंटल स्ट्रक्चर भी काफी चेंजेस हुए हैं और अब ये स्टॉक वापस से पॉजिटिव बेट की तरफ बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि एक पहला ये स्टॉक है। दूसरा स्टॉक अगर देखते हैं तो अडानी पोर्ट, जिसको आप देखेंगे कि बड़े वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा देखने को मिली, उतार और चढ़ाव रहे, लेकिन अभी इस समय अगर देखा जाए तो पोर्ट इंडस्ट्री पूरे के पूरे पोर्ट सेक्टर उसको देखते हैं तो यहाँ पर ये एक स्टॉक ऐसा है जो कि स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के साथ है। ठीक है, न्यूज का या फिर थोड़ी रिपोर्ट्स का असर जरूर देखने को मिला था, लेकिन ग्रोथ प्रोस्पेक्ट से एक अच्छा है। तीसरे स्टॉक की बात करें तो IRB इंफ्रा में भी आपने रिसेंट डेज में डेवलपमेंट देखे और इसीलिए ये स्टॉक वापस से अपवर्ड ट्रेंड की तरफ मूव किया है। तो मुझे लगता है कि ये 3 काउंटर ऐसे हैं जो कि इस समय अग्रेसिव तरीके से अच्छे देखने को मिल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं जो आपके माइंड स्पेस, टाइम टेक और इडलवाइज हैं। इनमें देखिए थोड़ा सा अभी मोमेंटम कम है। ज्यादातर इस तरीके के स्टॉक्स में अगर प्रमोटर होल्डिंग बढ़ाते हैं तो रिटेल पार्टिसिपेशन थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर हैं और अच्छे स्टॉक्स देख रहे हैं तो जो मैंने 3 स्टॉक्स बताए उनमें थोड़ा पॉजिटिव ट्रेंड यहाँ पर डेवलप होता हुआ नजर है और शायद आपकी इस रिपोर्ट के बाद इन्वेस्टर को भी यहाँ पर इन्वेस्ट करने का मौका मिलेगा और एक अच्छे खासे रिटर्न्स भी पा पाएंगे। बिल्कुल, हम बात सिर्फ तेजी की नहीं कर रहे हैं कि प्रमोटर्स खरीदता ही खरीदता है, ऐसे प्रमोटर्स भी हैं जो बेचते भी हैं। सौमित, आपके पास वो सूची है, जरा जल्दी से वो भी बता दीजिए, फिर विजय जी से पता कर लेंगे कि प्रमोटर्स ने स्टेक बेचा तो है लेकिन ज़्यादा डरने और घबराने की बात तो नहीं है। एक बार पहले आप लिस्ट बताइए, फिर विजय जी से पता करेंगे। नाम आता है ग्रेविटा इंडिया का, उसमें जहां पे प्रमोटर्स ने करीब 13 लाख शेयर्स बेचे हैं। अब याद रखिएगा ये स्टॉक लाइफ हाई पे है। सिमिलरली स्टार सीमेंट और उषा मार्टिन, ये दोनों स्टॉक भी लाइफ हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, जिसमें प्रमोटर्स ने करीब 6 से 10 लाख शेयर्स बेचे हैं जून महीने में अब तक। अब प्रावेक कम्युनिकेशन, ये एक हॉस्पिटैलिटी सेक्टर वाली कंपनी है जो कि पिछले 6 महीने में डबल हो चुकी है शेयर प्राइसेस के, और यहाँ पे प्रमोटर ने करीब 6 लाख शेयर्स बेचे हैं जून महीने में अब तक। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स में करीब 5 लाख शेयर्स बेचे हैं। एडवांस एंजाइम एक फार्मा कंपनी में यूएस बिजनेस में काफ़ी प्रेशर देखने को मिल रहा है प्राइसिंग में, यहाँ पे प्रमोटर्स ने करीब 4.5 लाख शेयर्स बेचे हैं अब तक जून के महीने में। ओके, ठीक है, पूरी की पूरी लिस्ट है। विजय जी, इसमें कोई नाम आपको ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे थोड़ी दिक्कत बढ़ सकती है, प्रमोटर बैक टू बैक बेच रहा हो या जहाँ पर आपको रेड फ्लैग उठाना हो? एक बार आप अनम्यूट कर लीजिए। मैं कह रहा हूँ इस सूची में डिम्पी अच्छी कंपनीज भी हैं और हमने देखा कि कई बार ऐसा होता है, जो मैंने पहले भी बोला कि जब पैसा चाहिए होता है ग्रोथ के लिए तो कई बार बैंकों पे जाना और कंपनी पे कर्जे का बोझ बढ़ाना कई बार अच्छी स्ट्रेटजी नहीं होती। तो प्रोमोटर्स अपना ही स्टॉक या अपनी ही होल्डिंग थोड़ी सी हल्की करते हैं और इससे उनको जो रिक्वायर्ड कैपिटल है वो मिल जाती है कैपिटल मार्केट से, और कई बार बुरी
स्ट्रैटेजी नहीं है कि लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। ग्रेविटा अच्छा कंपनी है, जयपुर बेस्ड है और प्रमोटर्स बहुत पुराने हैं और ये लोग लेड स्मेल्टरिंग से शुरू हुए थे। ये लोग प्राइमरली वेस्ट जो होता है उसको लेड वेस्ट को या मेटल वेस्ट को प्रोसेस करके मेटल में क्रिएट करते हैं और फिर ये लोग काम करते हैं और उसको ओपन मार्केट्स में बेचते हैं। तो इनका ग्लोबल फुटप्रिंट है। मुझे लगता है ग्रेविटा में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, स्टार सीमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। उषा मार्टिन मैं ज़रूर कहूँगा कि इस कंपनी में मैंने पास्ट में कुछ चीज़ें देखी हैं जो कि ठीक नहीं थी, तो उषा मार्टिन से आप बच के रहिए। प्रवेक को मैं ट्रैक नहीं करता। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स भी अंजान चटर्जी अच्छे व्यक्ति हैं और उन्होंने रेस्टोरेंटिंग में काफ़ी दिग्गज नाम एस्टैब्लिश किए हैं, चाहे वो सिगरी हो, वो कलकत्ता हो, और तो इस तरीके के इन्होंने रेस्टोरेंट चेन्स बनाए हैं। तो मुझे लगता है स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स में भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ना एडवांस एंजाइम में है। तो मेरा ये कहना है कि कई बार जो प्रोमोटर्स अपना होल्डिंग डाइल्यूट करते हैं वो पैसा रेस करने के लिए करते हैं, जो कि एक बुरी स्ट्रैटेजी नहीं है। तो जो मैंने कंपनीज बताई, ये कंपनीज अच्छी हैं और यदि ये करेक्ट होती हैं तो इनमें दोबारा से एंट्री की जा सकती है। मगर एज सच मुझे कुछ भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का या कोई रेड फ्लैग जो आप कह रहे हैं वो मुझे नज़र नहीं आता और इसमें से एक कंपनी मैं ट्रैक नहीं करता हूँ। बट उषा मार्टिन में मैंने पास्ट में इश्यूज सुने हैं, तो नो डाउट जब एक स्टॉक बहुत तेज़ी से ऊपर आया तो इन्होंने अपना कुछ डाइल्यूशन किया होगा। तो आई वुड डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट। और बाकी कंपनीज मोटामोटी मुझे ठीक लगती हैं। ग्रेविटा, स्टार सीमेंट, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स और एडवांस एंजाइम, ये सारी ठीक कंपनीज हैं। ओके, ठीक है। तो कुल मिला के पूरा माजरा आपने समझ लिया कि प्रमोटर की इंपॉर्टेंस, प्लेज और साथ ही साथ घटना और बढ़ने का क्या मतलब होता है। रवि जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमारे को समय दिया, शॉर्ट नोटिस पे समय दिया। और विजय जी, आपका बहुत आपका एक्सपीरियंस हमारे बेहद काम आ रहा है। और सौमित, आपका भी शुक्रिया, आपने अच्छी सी रिसर्च करके हमको ये बता दिया कि जून के अंदर किसने खरीदा, किसने बेचा, और पीटर लिंच का वो कोट भी आपने हमको बताया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल प्रमोटर के इस खास सेगमेंट से जो हमने गपशप में आज नोटिस किया, उससे इतना ही। नमस्कार।